अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला आप देख रहे हैं अहकाम तिजारत और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हस्ब मामूल मुफ्ती मोहम्मद अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लहुल आली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आपके सवालात होंगे, आपके जो भी कारोबार के हवाले से, लेन देन के हवाले से, माली हवाले से मामलात हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपको शरई रहनुमाई मिल जाए और कुरान और हदीस में उसके हवाले से क्या रहनुमाई मौजूद है वो आपको एक मुस्तनद ज़रिए से मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये हमारा सिलसिला इसी हवाले से दुरूद पाक की फ़जीलत सिलसिले में शामिल करते हैं। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर रहमत फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, मुफ्ती साहब की तरफ बढ़ते हैं और इस सवाल के साथ बढ़ूँगा मैं कि जब हम कारोबारी हवाले से या मामलात के हम माली हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और ये देखते हैं कि कोई शख्स कारोबार शुरू करना चाहता है या कारोबार करना चाहता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम इख्तियार करना चाहता है, तो दो इस्तिलाहात ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होती हैं शरीयत के शरई हवाले से। जब दो अफराद आपस में मिल के काम करना चाहते हैं, एक है शिरकत और दूसरी है मुदारबत। तो ये मुदारबत क्या है? शिरकत का तो कुछ ना कुछ समझ में आता है, उसकी तफसीलात भी पीछे बयान होती रही हैं, अगरचे मुदारबत की भी इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं मुफ्ती साहब से के सामने ये रख रहा हूँ सवाल कि उन सब मुदारबत क्या चीज़ है, ये कैसे होती है और इसके लिए जब हम ये करना चाहें तो क्या उसूल ज़वाबित हैं, कुछ इजमाली तौर पर इरशाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब एक शख्स का पैसा हो और एक की मेहनत हो और मेहनत करने वाला काम लेकर चले, जी, पैसा देने वाला अपना पैसा देकर फारिग हो जाए, काम में उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये सूरत मुदारबत की कहलाती है। मुदारबत जो है वो पार्टनरशिप जो दो अफराद मिलाकर करते हैं काम को। जी, दो अफराद जब पैसे मिलाकर काम शुरू करते हैं वो शिरकत होती है। शिरकत से मुदारबत कई एतबार से मुख्तलिफ है। एक मुख्तलिफ होने की वजह तो ये हो गई कि दोनों पैसे नहीं मिलाते, एक का पैसा है, एक की मेहनत है। दूसरी बात यह है कि शिरकत के अंदर दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, दोनों काम में दखलंदाजी करने का हक़ रखते हैं। मुदारबत के अंदर ये हक़ नहीं होता। जो इन्वेस्टर है वो पैसे दूसरे को देकर फारिग हो जाता है, उसे गाइडलाइन दे देता है कि तुमने कपड़े का काम करना है या मेडिसिन का करना है या फलां करना है या फलां करना है। जो वर्कर है जिसे मुदारिब कहा जाता है वो इस बात का पाबंद होता है कि जो गाइडलाइन उसे दी गई है उसी शोबे में वो काम करे। ये नहीं है कि उसको कहा था कि कपड़े का काम करना है, कोई और काम करे या शहर से बाहर जाकर करे। तो किस तरीके से काम करना है गाइडलाइन जो ना उसे दे देगा, अब वो ख़ुद ये काम लेकर चलेगा और जितना भी इजाफ़ा होगा वो नफ़ा कहलाएगा। नफ़े को ये दोनों अपने तनासुब के एतबार से तय करेंगे। ठीक है। यानी कितने परसेंट मुदारिब का होगा, कितने परसेंट इन्वेस्टर जिसको रब्बुल माल कहते हैं उसका होगा। अब इसी तनासुब से नफ़ा मिलेगा, लेकिन एक बात और है, वो बात ये है कि शिरकत के अंदर जब नुकसान होता है तो दोनों को होता है। ठीक है। और यानी एज पर कैपिटल दोनों नुकसान बर्दाश्त करते हैं। ठीक है। मुदारबत शिरकत में जी, शिरकत में मुदारबत का मामला मुख्तलिफ है और तफसील तलब है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मुदारबत के अंदर एक सूरत ये है कि पहले ही लम्हे नुकसान हो गया और कारोबार ख़त्म करना पड़ा, नफ़ा हुआ ही नहीं। ठीक है। तो जाहिर बात है नुकसान कैपिटल से पूरा होगा और सारा का सारा नुकसान जो है वो इन्वेस्टर पर आएगा। ठीक है। दूसरी सूरत ये बनी कि नुकसान हुआ है 3 साल बाद जाकर,
ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ لوگ نفع لیتے رہے، تقسیم کرتے رہے، تو یہاں مضارب کو کہا جائے گا کہ جو نفع آپ نے لیا ہے وہ نفع واپس کرو، وہ نفع یہ واپس کرے گا۔ ٹھیک ہے علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ لمیٹڈ اگر مضاربت ہو، جی، مطلب 6 مہینے کے لیے کی، پھر اس کو رینیو کر لیا، پھر رینیو کر لیا، تو اب اگر کہیں جا کر نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے، تو پھر وہ پیچھے کا جو نفع ہے سارے سالوں کا نہیں لیا جائے گا، جب سے رینیو کیا اس وقت تک لیا جائے گا۔ ٹھیک، تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نقصان ہو گیا اور کیپٹل جو ہے وہ بھی کم پڑ گیا ہے، مضارب کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کام کو جاری رکھو اور آئندہ مستقبل میں جو نفع ہوگا پہلے اس سے نقصان پورا ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی نفع ہوگا تقسیم ہوگا۔ ٹھیک، تو جو مضاربت کی وہ ہے نفع بندی کا معاملہ ہے، جی، نفع تقسیم کرنے کا، وہ تو بڑا سمپل ہے، ٹھیک ہے، لیکن نقصان کا جو معاملہ ہے وہ تفصیل طلب ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر صورتوں میں یوں کہہ لیجئے کہ انویسٹر نقصان اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شرکت کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ شرکت کے اندر جس کا جتنا کیپٹل ہوتا ہے اس کیپٹل کے حساب سے دونوں نقصان کو فیس کرتے ہیں، ٹھیک، نفع جو طے کیا ہوتا ہے شرکت کے اندر اس اعتبار سے نفع لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی شرکت اور مداربت جو ہے وہ ہیں تو الگ الگ، اور جی ان کی یہ جو تفصیلات آپ نے بیان کری وہ پھر اور مزید جدا۔ ٹھیک ہے، کال شامل کرتے ہیں، جی کال دیجیے ہمیں۔ محمد یوسف اتاری، باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جو ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اگر اس کام پر میں نہ بیٹھوں، صرف کسی کو بٹھاؤں اور اس کو اس کی سیلری دوں، تو کیا اس کے دیگر نفع پر میرا اس دیگر نفع کو حاصل کرنا جائز ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی، دنیا بھر میں کیپٹلزم رائج ہے۔ ٹھیک ہے، کیپٹلزم میں یہی ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہے وہ ورکر لے کے چلتے ہیں، جی، لیکن ورکر جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا سیلری، سیلری لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کروڑ نفع، اربوں خربوں کا نفع مالکان کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ورکر صرف سیلری لیتے ہیں۔ صحیح ہے، تو شریعت کے اعتبار سے یہ نظام کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یہ ایک سیلری دے رہا ہے تو جائز ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، بھئی آپ کے پاس دو راستے تھے، یا تو آپ پیسے دیتے، اس پر مداربت، اعتماد کرتے، ٹھیک ہے، مداربت اختیار کر لیتے، ٹھیک ہے، دونوں جو ہے نا نفع ان کا بڑھتا، ٹھیک دونوں ہے، کا بڑھتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسے صرف ملازم رکھا ہے، اجیر رکھا ہے، تو اب صرف سیلری کا ہی مستحق ہے، اور باقی کام آپ کا ہے۔ جب کام بڑھے گا، اتنا زیادہ گروتھ ہوگا، وہ آپ کا نقصان ہوگا، وہ آپ کا، اس کا کام صرف دکان پہ آ کے بیٹھنا۔ ٹھیک ہے، جب سارا رسک آپ کے ذمے ہے تو آپ نفع لے رہے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ٹھیک نہیں ہے، یعنی طے شدہ کام کرے گا وہ، اور اس کے برعکس جو اس کی تنخواہ طے ہوئی ہے وہ لے گا۔ بالکل، ٹھیک ہے، صرف تنخواہ ہی لے گا۔ جی، یعنی اگر سیٹ اپنی مرضی سے کچھ دیتا ہے جی، الگ بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو اتنے کام کرتا ہوں، اتنے کرتا ہوں، تھوڑا سا کھانچا رکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انکم اتنی بڑھ گئی ہے تو اب مجھے سیلری، مطلب مجھے زیادہ پیسے دو، یہ نہیں کہ تقاضا کر سکتا۔ تقاضا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، تقاضا کر سکتا ہے۔ سیلری 1 لاکھ ہے تو 1 کروڑ مانگ لے، ٹھیک ہے، تقاضا کرنا اس کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوچتے ہیں سارا کام میں ہی تو کر رہا ہوں، چلو جیب میں پیسہ ڈال دیے چوری چھپے۔ ٹھیک، تو ان کی اس نفسیاتی کمزوری کے تعلق سے میں نے عرض کیا ہے، وہ اب اپنے ذہن نہ بنائیں کہ جناب یہ سارا کام ان کا ہے، ان کی محنت ہے۔ ان کی محنت ہے، انہوں نے دیانتداری سے کی، انہیں سیلری مل رہی ٹھیک، ہے، مالکان کا اعتماد بڑھا ہے، آگے کے جو پروموشنز ہیں اس میں بھی بہتری نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو جو دیانت کا حق ہے جی، دنیا میں بھی مل جاتا ہے، دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت تو موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے جو فرمایا تھوڑے بہت رکھ لیتا اور اس کو پھر اپنے طور پہ جواز بھی فراہم کر لیتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جی فیکٹری والے نے میری فلاں چیز جو ہے نا یوں کر لی تھی، فلاں چیز یوں کر لی تھی، تو میں تو اپنا لہٰذا حق ہی لے رہا ہوں گویا حق کہ۔ لے کے چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقے صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ علامہ صاحب، یاسر بات کر رہا ہوں، بہاولپور پنجاب سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 2 لوگوں نے مل کے ایک کاروبار شروع کیا، ہم نے اس میں 1 ملین کی رقم دونوں نے ملائی اس کے اندر اور کاروبار سٹارٹ کر لیا۔ اس کی تحریر ہم نے ایک کاغذ کے اوپر لکھ لی تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس تحریر کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ کم از کم 1 سال تک کوئی بھی فریق اس کاروبار کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب تقریباً پہلے فریق نے کوئی 2 ماہ بعد اس کاروبار کو اپنے طور پر ختم کر دیا۔ سارے حساب کتاب کرنے کے بعد
बताया कि तुम्हारी एक 10 लाख रुपए की रकम के ऊपर 37,000 समथिंग जो है वो प्रॉफिट है, जो मैं तुम्हें 1 महीने बाद विद प्रॉफिट सारी रकम लौटा दूंगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रॉफिट की रकम उसने खुद ही से सारा हिसाब किताब लगा के हमें बताया, ये लेना जायज़ है कि नाजायज़? ठीक है जी। देखिए, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। वैसे तो इन्होंने ये कहा कि दोनों ने मिलाकर जी काम किया, जी तो दोनों के पैसे थे। और दूसरी बात ये है कि ऐसा लग रहा है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कि स्लीपिंग पार्टनर थे, जी सारा काम उसके ही हाथ में था। जी तो अब दो सवाल हैं यहाँ पर। एक तो ये कि उसने अर्ज खुद ख़त्म कर दिया। ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि जो हिसाब उसने बनाया उस पर क्या एतमाद करे या नहीं करे। देखिए, शिरकत के अंदर ज़रूर ऐसा होता है कि आप लिमिट मुकर्रर कर लेते हैं कि इतने अरसे के लिए आप ये पार्टनरशिप करेंगे, बॉन्ड है। लेकिन इसको ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है। भाई, ये हद मुकर्रर करना इस एतबार से है ना कि भाई उसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो भी होगा आगे तय नहीं करेंगे। करेंगे, ये भी ठीक है। ठीक है। लेकिन उससे पहले भी ख़त्म करने की गुंजाइश मौजूद होती है। ठीक है। कोई ऐसा मामला नहीं होता कि ख़त्म हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ख़त्म करने की गुंजाइश मौजूद होती है। ठीक है पहला मसला क्लियर हुआ। जी। दूसरा मसला ये है कि जो नफ़ा उन्होंने बनाया, भाई एक तो ये है कि जो शिरकत के उसूल हैं उसके तहत बनाया तो ठीक है, ठीक है। उसके तहत उन्होंने माइनस प्लस बिल्कुल सही करके बनाया, जो नफ़ा दोनों के दरमियान तय हुआ था उसके मुताबिक बनाया, तो वो ठीक बनाया होगा। अगर इनको ये एतराज़ है कि तयशुदा फार्मूले के मुताबिक नहीं बनाया, जी तो क्रॉस चेकिंग कर लें। ठीक है। और अगर इनको ये एतराज़ है कि नफ़ा इस मौके पर उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। कि उन्होंने मायदे की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। तो ये जुदागाना बात है। जब काम ख़त्म होगा तो नफ़ा, ये तो अच्छी बात है कि नफ़ा हुआ है, ठीक है। वरना ये होता है कि 2 महीने की बुनियाद पर जो काम होता है तो शुरू के महीनों में तो जो अखराजात होते हैं, इनिशियल स्टेज होता है कारोबार का, वो निकालना मुश्किल हो जाते जी, हैं। तो ये इसको देख लें। तो दो शिकें तो आपने बयान फरमाई। एक शिक ये होती है कि जो ये बना रहा है, कारोबार का हिसाब किताब कर रहा है, तो उसकी दयानतदारी पे शक किया जाता है, तो उस हवाले से क्या किया जाए? देखें, शक करना एक चीज़ होती है और बंदे के जहन में ये एहसास होना कि क्रॉस चेक करना चाहिए मुझे। ठीक है। सामने वाले का राइट होता है, उसका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। उसको राइट है कि वो क्रॉस चेक करवाए, ठीक है। और क्रॉस चेक करवाना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखते हैं कंपनियों के अंदर क्या निज़ाम होता है। ठीक है। कंपनियों के अंदर इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है। फिर अगर वो किसी रेगुलेटर के मातहत हों तो रेगुलेटर का ऑडिट होता है। ठीक है। तो क्रॉस चेक करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। तो जो काम लेकर चल रहा है उसको भी चाहिए कि हर चीज़ का हिसाब किताब रखे। ठीक है। और जो स्लीपिंग पार्टनर है उसका ये हक है कि वो बताए कि भी हिसाब किताब दिखाओ मुझे। ठीक है। तो लड़ने की कोई बात नहीं होती। ठीक है, जो हिसाब किताब मांग रहा है उसे हिसाब किताब देना चाहिए। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मैंने कुछ चीनी रखी हुई है ताकि ये कुछ महंगी हो जाए, तो क्या ये रखना जायज़ है ना जायज़? ठीक है जी, चीनी जमा की है आपने। देखें, कहत जब पड़ा हो तो उन अयाम के अंदर जो खाने पीने की अशिया हैं उनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना जायज़ नहीं होता। लेकिन चीनी का जो मामला है इसके अंदर होता ये है कि आम तौर पर चीनी लोगों ने ले तो ली होती है, लेकिन चीनी उनके पास होती नहीं है। उनके पास ड्यू होता है, ड्यू लेकर चल रहे होते हैं। तो अब आपके पास ड्यू है तो चीनी कहाँ है? ये तो नहीं कि जनाब सिर्फ ड्यू जारी कर दिया, चीनी पीछे कुछ है ही नहीं, पीछे कुछ भी मौजूद नहीं है। या फिर ये है कि जब आप बेचेंगे, पहला सवाल तो पूरा हुआ कि जनाब कहत की सूरत हाल ना हो तो खाने पीने की अशिया को भी ज़ख़ीर मतलब कि रोक कर रखा जा सकता है। ठीक है, स्टॉक किया जा सकता है। स्टॉक किया जा सकता है। और ये स्टॉक करना मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि माशरती ज़रूरत भी है। अब गंदम जो है वो आते ही बिक जाए तो लोग जो है ना कहाँ से पूरा करेंगे? यानी बिकने का मतलब ये है कि बाहर मुल्क भी चली जाती है, तो रखी जाती है ताकि पूरा साल जो है वो चलता रहे। अब दूसरा पहलू ये है कि जब ये बेचेंगे तो अगर तो इनके पास ड्यू हैं तो देखा जाएगा कि जो माल इन्होंने ख़रीदा था उस पर कब्ज़ा किया या नहीं किया। आम तौर पर चीनी वगैरह, यान हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, बस ड्यू आगे से आगे चल रहे होते हैं। जो माल ख़रीदा गया है उस पर कब्ज़ा लोग नहीं कर रहे होते। हालांकि जो चीज़ ख़रीदी गई है उस पर कब्ज़ा करके आगे बेचने का
حکم ہے، تاکید بیان کی گئی ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں تو یہ تاکید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. مصرف یہ جیسا آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان کی تو وضاحت ہو گئی کہ کھانے پینے کی اشیاء غیر قحط کے زمانے میں اسٹاک کی جا سکتی ہیں اور یہ جائز ہے. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ کھانے پینے کی اس انداز کی تو اشیاء نہیں ہے کہ اس سے قحط پڑ جائے گا یا بھوک کا دور شروع ہو جائے گا. لیکن ایک اسٹاک کا ایک تو یہ ہے نا کہ دکاندار اسٹاک کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ افراد مل جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے بیپاری مل جاتے ہیں اور وہ کسی ایک چیز کو خریدنا مارکیٹ سے شروع کر دیتے ہیں. اب گویا کہ انہوں نے پورے شہر کی یا پورے ملک کی وہ چیز ایک بڑی مقدار میں خرید لی ہے کہ اس کا شارٹ فال آ گیا ہے مارکیٹ. اب جب شارٹ فال آتا ہے تو وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے اور اتنی مہنگی ہو جاتی ہے تصور سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اور پھر کیونکہ انسانی ضروریات تو بہرحال ہیں تو لوگ اسے مہنگا خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو کیا اس کی بھی اجازت ہوگی؟ دیکھیں اس حوالے سے حل موجود ہے. ٹھیک ہے. ریاست کے پاس یہ اختیار ہے ٹھیک کہ وہ جس چیز کے حوالے سے قانون جاری کرنا چاہے ٹھیک قانون جاری کر سکتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر اسٹاک کی ہرگز اجازت نہیں ہے. صحیح. تو جہاں جس جائز بات سے ملکی قانون روکتا ہو تو اس پر جو ہے وہ عمل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک. ایسا دیکھیں اناج وغیرہ میں تو نہیں ہوتا کہ پورے پاکستان کا اناج 2-4 آدمیوں کے پاس آ جائے. جی. نہ اتنی کیپیسٹی ہو گئی رکھنے کے لیے. کچھ آئٹم ایسے ہوتے ہیں جن میں مونوپولی ہوتی ہے. جی. مثال کے طور پر کوئی کاغذ آ رہا ہے باہر سے تو 2-3 پارٹیاں ہوں گی، کوئی ہارڈ ویئر کا سامان آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ مونوپولی ہوتی ہے اور لوگ اپنے ریٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. کسی ملکی قانون سے نہ ٹکراتے ہوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہر آدمی کی ایک کاروباری لائن ہوتی ہے، بعض اوقات چیز بک رہی ہوتی ہے کوالٹی پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ ٹائل کو لے لیں. ٹھیک ہے. جو ٹائل ہوتی ہے، جی جی. اب ٹائل تو 1000 طرح کی ہوتی ہیں. فلور ٹائل جو ہے. فلور ٹائل. ٹھیک ہے. اب کوئی ٹائل جو ہے نا وہ مشہور ہو جائے. ٹھیک ہے. اور آتی باہر سے ہو. ٹھیک ہے. تو جس کے پاس ایجنسی ہے اس کو فائدہ پہنچے گا نا. بالکل اس کی مونوپولی بنے گی. بالکل بنے گی. یہ صورت میں جب وہ مشہور ہو گئی، لوگوں نے اس پہ اعتماد کرنا شروع کر دیا اور اس کا کلر یا ڈیزائن پسند ہو گیا تو اب اس جیسا کوئی لے کر آئے گا جب آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس دوران تو اس کی مونوپولی چل رہی ہوتی ہے، اس کا ریٹ چل رہا ہوتا. تو کاروبار کی جو حقیقت ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. بعض اوقات اچانک کسی چیز کا جو ہے شارٹ فال آ جاتا ہے لیکن کسی ایک کے پاس مال موجود ہوتا ہے یا کوئی ایک منگوا رہا ہوتا ہے، خاص طور پر وہ مال جو باہر سے آتے ہیں جی، تو اس کے اندر تو یہی ہوتا ہے کہ جس کی پہنچ ہوتی ہے، جس کی لائن مضبوط ہوتی ہے وہ چھایا ہوتا ہے مارکیٹ میں اور سب لوگ اسی سے لے رہے ہوتے ہیں، وہی ریٹ نکال رہا ہوتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں. تو فی الحقیقت کوئی شریعت سے متصادم یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ کاروباری معاملات ہیں، کاروبار ہوتا ہے اس طرح ہے. ٹھیک ہے. اور اکنامیکل وے میں یا معاشی وے میں اگر ہم کہیں تو اس پہ عوام کی سہولت کے لیے، ریلیف کے لیے اس کا طریقہ کار موجود ہے، اس کو اپنایا جا سکتا ہے. ریاست کہیں اگر دیکھتی ہے کہ لوگوں پر مشکلات ہو رہی ہیں جی، قوانین بنا سکتی ہے اور بناتی بھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میں زاہد اتاری بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی ہماری یہ رہنمائی کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں ان کو کچھ پیسے دوں، یعنی 2 لاکھ یا 3 لاکھ کی رقم دے دوں تو وہ مجھے ماہانہ 15,000 یا 10,000 جو ہم نے طے ہوگا وہ مجھے پروفٹ دیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں اپنی رقم کو واپس لے سکتا ہوں. تو کیا اس میں یہ شرعی طور پر جائز ہے کہ میں ان کو رقم دوں، ان سے پرافٹ وصول کرتا رہوں اور میں بعد میں جب ان کے ساتھ ختم کرنا چاہوں اپنا ایگریمنٹ وغیرہ تو میں ایگریمنٹ ختم کر کے رقم واپس لے لوں؟ رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا. آمین. جی دیکھیں، آپ نے اسی غلطی کو دہرایا ہے جس کی تصحیح ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ شرکت 2 افراد مل کر کام کریں، پیسہ ملا کر، یا ایک کا پیسہ ہو ایک کی محنت ہو. دونوں ہی صورتوں کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو نفع ہوگا وہ تناسب میں طے ہوگا، فگر میں طے نہیں ہوگا. پرسنٹیج ہوگی، پرسنٹیج میں ہوگا کہ بھئی اتنے فیصد نفع ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شاید ہی کوئی تاجر ایسا ہو جو ہر مہینے کلوزنگ کرتا ہو. انہوں نے کام شروع کیا اور ہر مہینے جناب نفع مقرر ہو جائے کہ ہر مہینے اتنے دینے، یہ بھی جائز نہیں ہے. نفع ہوتا ہے کاروبار کی گروتھ پر.
हो सकता है उस एक महीने उतना नफ़ा ही ना हो। ठीक। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि जनाब इतने हज़ार हर महीने देने या इतने 100 देने, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जनाब हर महीने इतने फ़ीसद देने। नहीं, महीनों के साथ बाउंड नहीं करना। जब भी क्लोजिंग होगी आपने तय कर लिया कि तनासुब ये होगा, आपकी रकम इतनी है, मेरी रकम इतनी है, कारोबार भी चलता हुआ नहीं है, नए सिरे से काम शुरू किया है, और उसके बाद जो है वो जब भी क्लोजिंग होगी तो नफ़ा नुकसान का जो हिसाब होगा इस तनासुब से होगा। नुकसान का जो शिरकत में कैपिटल के हिसाब से होता है, ठीक है, और नफ़े का जो मुकर्रर शुदा फार्मूला है उसके हिसाब से होगा। तो बात यह है कि आपने जो इरशाद फरमाया कि दावत इस्लामी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत दे रही है, तो देखिए सहूलत के अंदर ये ज़रूरी है कि आप जो है वो थोड़ा आगे बढ़ें। आपने हिम्मत की, फ़ोन करके मसला पूछा, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें सामने आई जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप जो एग्रीमेंट करने लगे हैं वो एग्रीमेंट ही दारुल इफ्ताह से रहनुमाई लेकर करें। कुछ उसूल हासिल कर लें, उसूल हासिल करने के बाद जो है वो आप वो एग्रीमेंट करें, और उसके बाद फिर दोबारा वो एग्रीमेंट दिखा दें फाइनली कि अब हम ये एग्रीमेंट करने लगे हैं। तो इससे वो चीज़ जो आपकी सोच के अंदर है वो चीज़ अमली एतबार से जो है वो दुरुस्त तरीके से ढल जाएगी। सुभान अल्लाह, मुझसे आपने बड़ा प्यारा मशवरा दिया। कुछ कदम दावत इस्लामी ने बढ़ाए, कुछ कदम आप भी बढ़ाइए। जब अगर ये दूसरे जो इनके पार्टनर हैं या जो भी जिसके साथ काम करना चाह रहा है उसको भी ले जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। दुकानदार को कपास बेचता हूँ कि मैं फलां डेट को रेट कटवाऊंगा, ऐसा करना जायज है कि नहीं? बेचता हूँ, कपास बेचते हैं कि कपास बेचता हूँ, रेट शायद बाद में कटवाएंगे, कुछ ऐसा है। देखिए जिस दिन सौदा हो रहा है उसी दिन उसी लम्हे वहीं खड़े खड़े सौदा फाइनल करने से पहले कीमत मुकर्रर हो जाना ज़रूरी है। ये नहीं होता कि हाँ भाई चीज़ तो मैंने बेच दी है और इसके रेट बाद में तय करेंगे। तो बाद वक़्त क्या होता है कि दुकानदार का तकाजा होता है कि वो समझता है कि रेट बाद में गिर जाएगा, ठीक है, और शायद उसका मफाद ये भी हो कि फौरी पैसे ना देने पड़े, ठीक है। तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। सौदे के वक्त रेट तय करना ज़रूरी है, रेट तय कर ही सौदा होना ज़रूरी है। हम सब चाहे बढ़ें चाहे घटें, किसी भी सूरत में रेट उसी वक्त तय करें। सौदा उसी वक्त होगा जब रेट मुकर्रर होंगे। ठीक, अगर ऐसा ना किया तो शरअन ऐसा करना जायज़ नहीं है। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी जब के साथ काम शुरू करता है और वो कहता है जी मैं आपको पैसे भेजता हूँ, आप मुझे गाड़ी भेजें, तो वो फिर पैसे भेजने के बाद कुछ टाइम के बाद वो जिस आदमी को उसने पैसे भेजे हैं उस आदमी ने उसके बाद गाड़ी परचेज कर लिया, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद वो आदमी पैसे भेजने वाला कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लेता, आप मुझे पैसे रिटर्न करो। तो आम रूटीन में जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि जो अपने बात से पीछे हटता है उसको पैसे रिटर्न नहीं होते, तो क्या ये काम सही है या नहीं? देखिए जो इन्होंने बयान किया है कि पैसे भेजता है, गाड़ी लेनी होती है, गाड़ी ये रख लेते हैं, तो उसके बाद उस गाड़ी का क्या करते हैं? ठीक है, मतलब क्या आगे किराए पे चलानी होती है या आगे बेचनी होती है, सामने वाले ने क्या करना होता है? इतना तय है कि पैसे उसके थे, गाड़ी आपने ली है, आप या तो मुदारिब हैं या वकील हैं, जो कुछ भी हैं, गाड़ी का मालिक वो शख्स हो गया। अब वो कहता है कि मैं नहीं लेनी, तो बोले भाई ये आपकी गाड़ी खड़ी है, आप जो चाहे करें। तो ये इसका हल है। बताया गया कि जैसे गाड़ी बुक कराई, लेकिन जिस वक्त उसकी डिलीवरी का वक्त आया, रिसीविंग का वक्त आया, तो उस वक्त इनकार कर दिया कि भाई मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी या मुझे नहीं लेनी, जो मुझे बताया गया। तो अब जो है वो पैसे जब्त, यानी बयाना जब्त हो जाता है। इसके हवाले से पूछा गया। देखिए बयाना जब्त करने की गुंजाइश तो नहीं है, और उस शख्स पर भी लाजिम है कि जो उसने मुआहदा किया था उसकी पासदारी करे और चीज़ को खरीद कर ले जाए। जो बयाना जब्त हो रहा है अगर वो इस वजह से हो रहा है कि जनाब इसने इनकार इसलिए किया है कि ये जो चीज़ है जी, ये चीज़ सस्ती हो गई, ठीक है, तो उसको नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो भाई आप ये चीज़ ले लो और मार्केट में बेच दो जाके, ठीक है, वो नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन बयाने की जब्ती जायज़ नहीं है। सही, अगली कॉल दीजिए। जुनेद रजा तारी पाकिस्तान शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ। हकाम तिजारत सिलसिले में मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि
ये गाय और भैंसों को हिस्से पर देना ये कैसा है? गाय और भैंसों को हिस्से पर देना, ठीक है जी। असल में पहला सवाल जिस मौजू पर हो जाए ना, तो फिर हमारे नाजरीन उसी मौजू को लेकर चल रहे होते हैं, अच्छी बात है। तो आज है शिरकत और हिस्सों के मसाइल। ठीक। तो कई मरतबा हमने ये तरीका बताया है कि गायें और भैंसों को हिस्सों पर या शिरकत पर या शराकत पर या पार्टनरशिप पर देने का क्या सही तरीका है जी। सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब गायें किसी को देंगे तो ख़रीद कर देंगे, या आपके पास पहले से पैसे मौजूद होंगे, या गायें मौजूद होगी पहले से, ठीक है। तो ऐसी कोई सूरत बना ली जाए कि मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की गाय आनी है, आपने 50,000 रुपये उसको दे दिए और कहा कि हम दोनों मिलकर गाय खरीदते हैं। ठीक है। या गाय आपके पास पहले से मौजूद है, तब भी आप उसको 50,000 दे दें, ठीक है, कि भाई ये कर्जा ले लो। ठीक। उसने कर्जा ले लिया और वो गायें आधी आपसे खरीद ली, सही। 50,000 रुपये आपके पास दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए उसके पास गए हैं, सही। बतौर कर्ज गए, फिर आधी गाय की कीमत के तौर पर वापस आ गए। ठीक है। अब गायें दोनों अफराद की हो गई, ठीक है, दोनों इसके मालिक हैं। सही है। जो अखराजात होंगे खाने पीने के दोनों के ऊपर आएंगे, ठीक है। जो इससे फ़वाइद होंगे, इसका कोई बछड़ा होता है या दूध आता है, उन फ़वाइद से भी दोनों फ़ायदे उठाएंगे। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सही। इसके अलावा अक्सर वो तरीके हैं 99% के जिसमें लोग गलतियां कर रहे होते हैं। ठीक। तो ये एक दुरुस्त तरीका आपको बता दिया गया, इसको फॉलो कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आफियत रहेगी, बरकत भी होगी इंशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मैंने एक शख्स को 50,000 रुपये 4 महीने के मुआहदे पे दिए हैं और माहाना 2500 रुपये देने का तय हुआ है, क्या ये मुदारबत कहलाएगा या नहीं? देखिए, ये तो खालिसतन सूदी तरीका है कि लोग जो है न जाने क्यों नहीं समझ रहे कि सूद क्या होता है। सूद यही तो होता है कि आप किसी को पैसे दें और जो है वो फिक्स कर लें कि इतना आप मुझे नफ़ा मिलना चाहिए। ये कारोबार तो नहीं है ना, कारोबार हलाल है, सूद हराम है। कारोबार होता है रियलिटी बुनियाद पर, नफ़ा हुआ तो नफ़ा होगा, जितना नफ़ा हुआ, एक चवनी नफ़ा हुआ तो चवनी नफ़ा खिलाएगा, ठीक। 5 रुपये हुए तो 5 रुपये नफ़ा खिलाएगा। तो फिक्स कर लेना कि जनाब मुझे नफ़ा चाहिए, कारोबार में हो या ना हो, ये जायज़ नहीं है, सूद ही की एक किस्म है और ऐसे मामलात से बचना ज़रूरी है। ऐसे नफ़े को हासिल ना किया जाए, अगर हासिल कर लिया है किसी ने, सदका करना वाजिब है, बग़ैर सवाब की नीयत के सदका किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अगली कॉल दीजिए। मसला ये पूछना था क्या कि आदमी अंदाजे से ज़कात दे सकता है, सामान बहुत ज्यादा हो हार्डवेयर वगैरह का, तो अंदाजे से दे सकता है ज़कात? देखिए, अंदाजे में नुकसान ये है कि ज़कात निकालनी ज़्यादा हो और निकले कम, अगर ये इम्कान है तो जायज़ नहीं होगा। और अगर आप समझते हैं कि मेरी दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा माल होगा 25 लाख का, लेकिन मैं फिर भी 30 लाख का उसको बना के ज़कात निकाल देता हूँ 30 लाख की, ठीक है, तो आपने एक तो आपकी सोच समझ सही हो, आपका अंदाज़ा लगाना सही हो, पता चले कि जनाब आप जब भी अंदाज़ा लगाते हैं गलती करते हैं, आप अपने आप को कितना ही सही समझ रहे हों लेकिन आपके अंदाज़े गलत साबित होते हैं, ऐसा भी नहीं है, तब भी अंदाज़ा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब एक बड़ा माहिर दुकानदार हो और बिल्कुल वो अंदाज़ा लगाए और इस तरह का वो अंदाज़ा लगा भी चुका है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि अंदाज़ा तुक्के पे लगाया जा रहा होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं भी हाँ अभी हमने पिछले साल तो क्लोजिंग की थी, ठीक है, और उसके बाद तो हमने इतना माल डाला है, लिहाजा इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये अंदाज़ा है किसी न किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, इसमें कोई बुनियाद है इस अंदाजे में भी। ठीक है। तो जहाँ अंदाज़ों में भी कोई ना कोई बुनियाद हो तो गलती और ख़ता के चांस कम होते हैं। ठीक है। वरना तो बंदा सोच रहा होता है नहीं जी ये सूरत तो यूँ होगी, ठीक है। एक्चुअल सूरत कुछ और होती है। उससे इसमें इत्मीनान भी नहीं हो पाएगा ना, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि वो एक 1% ही सही, एक शक की कैफियत तो रहेगी। जी, एक दफ़ा करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा हिसाब लगा लें अगर, तो आइंदा साल उसको कंटिन्यू करते रहें, यानी आइंदा साल सिर्फ ये कंटिन्यू करते रहें कि माल कितने का मज़ीद आया है। ठीक। आपने हिसाब लगा लिया जी 20 लाख का माल है और अगले साल तक 10 लाख का मज़ीद आया, ठीक है, और इतने का बिका, ठीक है, तो
माइनस प्लस करके अंदाजा हो जाएगा कितना माल मौजूद है। यानी सफ़े पे जो है वो गोया के हिसाब हो जाएगा, बाकायदा उसकी थोड़ा जांच सा करें। टाइम जरूर लगेगा लेकिन हो जाएगा। ठीक है, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद जाफर अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना कराची से सवाल अर्ज कर रहा हूँ। मुझे मुफ्ती अली असगर भाई से ये सवाल पूछना है कि ये एक रिवायत जो हम सुनते हैं कि कल बरोज़ क़यामत बाज़ गुनाहों का कफ़ारा सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़िक्र माश के अंदर या माश के हुसूल के लिए जो तकोदो की जाती है, जो कोशिशें की जाती है, वही उन गुनाहों का कफ़ारा बनेंगे। इससे क्या मुराद है? दूसरी बात ये कि जो बाज़ जो इस्लामी भाई हैं या बाज़ लोगों का ये ज़हन बन जाता है कि जो रूटीन के अंदर कुछ नेक काम करने की जो आदत होती है, तो उनको ये दिमाग में बात जड़ पकड़ लेती है कि फलां फलां काम करेंगे तो ये हमारे कारोबार में बरकत होगी, तो ये हमारा नफ़ा ज़्यादा होगा। तो इससे ये क्या यानी कि तरीका दुरुस्त है? यानी कि ठीक है जी, 2 सवाल करें आपने। हाँ, देखें, कारोबार करने के अंदर सुस्ती और काहली का तोड़ तो है ना। एक वो आदमी है जो कुछ करना ही पसंद नहीं करता और कोई हिलजुल ही पसंद नहीं करता जी। अब हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं और जो जराइम हैं, तो इन जराइम में 2 तरह के लोग मुलविस होते हैं। एक वो होते हैं जो जराइम यानी जो मुजरिमों को सपोर्ट करते हैं, और बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, तो मछलियाँ के हाथी होते हैं। ठीक है। और एक वो होते हैं जो अमली तौर पर जुर्म करते हैं। देखा जाए तो उन अमली तौर पर जुर्म करने वालों की एक बड़ी तादाद वो होती है जो एक गरीब मुआशरे से ताल्लुक़ रख रहे होते हैं। क्या है कि उनको काम या तो बेरोज़गार रहते हैं, गलत सोबत मिल जाती है, कोई मौका मिला चलो जुर्म की तरफ चले गए। तो जो फिर क्या होता है कि जनाब मेहनत के बजाय मुफ्त का खाने की आदत पड़ जाती है। वो चाहते हैं कि मुफ्त का खाएं, बैठे बिठाए खाएं, मेहनत कम करें, अय्याशी ज़्यादा मिले। तो कारोबार जब बंदा करता है तो मेहनत, मजदूरी, खून पसीना बहाना, ये तमाम चीज़ें वो करता है, तो इसमें मुशक्क़त है। ठीक। और जब इसमें मुशक्क़त है तो यकीनी तौर पर इसमें अजर के मौक़े भी मौजूद हैं। ठीक। अजर के मौक़े जब भी मिलेंगे जब अच्छी नीयतें पाई जाएंगी। ठीक। मिसाल के तौर पर कोई इसलिए कारोबार से वाबस्ता है, रोज़गार हासिल करता है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, जो बाल बच्चों का नफ़क़ा और ज़िम्मा उसके ऊपर है वो आसान तरीके से पूरा करता रहे, अपने बूढ़े वालिदैन की खैर खबरगिरी करता रहे। अगर वो अपने पैसे से कोई नेक काम करता है, सदका और खैरात करता है, इसका ये सिलसिला जारी रहे, गुरबा की और मोहताज लोगों की मदद होती रहे, तो यूँ कारोबार करने में न सिर्फ कारोबार करना जायज़ होगा बल्कि कारोबार करना सवाब का बायस भी बन जाएगा। तो कारोबार करने के अंदर परेशानी भी आती है, डिप्रेशन भी आता है, बाज़ का ज़िल्लत भी आती है, बाज़ का धमकियाँ भी आती हैं, बहुत सारी सूरतें हैं। तो जब मुशक्क़त और परेशानी जब आती है तो यकीनी तौर पे इंसान को सब्र करने का मौका मिलता है। इंसान सब्र करता है, जब भी इंसान सब्र करता है यकीनी तौर पर सब्र करना उसके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन रहा होता है। तो इस तरह की जो रिवायात हैं उनका यही मतलब होगा कि इंसान की जो तगो-दो है, जो मेहनत है, जो सब्र करना है, इसका बदला इंसान को दिया जाता है। ठीक। दूसरा सवाल क्या था इनका? दूसरा सवाल ये था कि नेक आमाल करता है लेकिन वो इसलिए होते हैं कि कारोबार में बरकत हो जाए। जैसे लोग दुकान पे जाने के बाद तिलावत कर रहे हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, बास का मामूल होता है यासीन शरीफ पढ़ रहे हैं या सूरह वाक़िया पढ़ रहे हैं, तो अब वो ये इस नियत से कर रहे हैं कि जो है ना इसके ज़रिए से कारोबार में बरकत होगी। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जब बंदा तिलावत करता है या कुरान पढ़ता है या अज़कार पढ़ता है, उसकी नीयत ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र खैर हो जाए। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जो ना बंदा कर ले, उसको तौफीक मिल जाए। बाद लोगों की ये भी नीयत होती है कि दिन का जो आगाज़ है मैं अच्छे तरीके से करूं ताकि इसकी बरकतें मुझे मिलें। ठीक। मैंने किसी बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल पढ़ा है जी कि जिस आदमी के दिन का आगाज़ तिलावत से हो तो पूरे दिन वो इसकी बरकतें महसूस करता है, यानी उसका वक्त में भी बरकत होती है, काम में भी बरकत होती है। हाँ। और ये बारहा का ज़ाती मुशाहिदा भी है।
کہ تلاوت جس دن کی ہو تو اس دن ایک الگ ہی جو ہے نا وہ نشاط ہوتا ہے طبیعت کے اندر. اب معاملہ یہ ہے کہ بات ہے نیت پر کہ تلاوت کرنے والا کس نیت سے تلاوت کر رہا ہے. ٹھیک. اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہے کہ وہ قرینہ عبادت سے نکال رہا ہے، یعنی جو عمل اس نے کیا ہے اس کا عبادت نہ ہونا بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی کسی گاہک کو دیکھ کے تصویر پڑھنا شروع کر دے تاکہ اس گاہک کو پتہ چلے کہ جناب تو بڑے نیک آدمی ہے. ٹھیک ہے، دیندار ہے. یہ تصویر پڑھنا جو ہے وہ ثواب کا کام نہیں، بلکہ یہ تصویر پڑھنا تو گناہ کا کام ہے کہ اس نے جو اللہ کی عبادت تھی اس میں غیر کو شریک کر لیا، ریا کا کام کر لیا اس نے. تو دوسری صورت اگر یہ ہے کہ وہ خیر و برکات کے لیے پڑھتا ہے، خیر و برکات کے لیے وظائف کرتا ہے، تو برا کام تو وہ بھی نہیں ہے. خیر و برکات کے لیے وظائف پڑھنا برا کام نہیں ہے، لیکن نیکی کا کام ہے یا نہیں یہ بات محل غور ہے. ٹھیک ہے جی. پڑھتے تو رہے مفتی صاحب، کیا کرے، چھوڑ دے پڑھتا رہے. میرے ذہن میں ایک جزیہ آ رہا ہے، اصل میں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی ترغیب تو موجود ہے کہ فتاوی رضیہ میں کسی جگہ اعلیٰ ترجمہ نے لکھا ہے کہ کسی کی اگر اس طرح کی نیت ہو تو وہ وظیفہ مسجد میں نہ پڑھے. ٹھیک. دنیاوی نیت ہو تو جی ٹھیک، تو جائز تو رہے گا، ٹھیک، لیکن جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ ہوگا اب کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی اصغر علی اللہ تعالیٰ آپ پر لامحدود رحمت نازل فرمائے. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو آج کل وہ موٹر سائیکل کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ موٹر سائیکل دیتے ہیں، 1.5 ماہ پہلے پیسے لیتے ہیں اور کچھ تقریباً چند %، 5%، 10% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. کیا یہ ایسا لینا موٹر سائیکل ان سے پیسے بک کروا کے 1.5 ماہ پہلے کیا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ٹھیک ہے جی، عرض کرتے ہیں. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موٹر سائیکل اسکیم آئی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، پنجاب کے بہت سارے شہروں میں پھیل چکی ہے، سکڑنا بھی شروع ہو گئی ہے. جی، سکڑنا بھی شروع ہو گئی ہے. ہاں کچھ اطلاعات تو ایسی ہیں جی کہ کچھ لوگ فراڈ جس نے کرنا تھا، پیسے بنانے تھے، وہ غائب ہو چکے ہیں. جی، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. ہم نے تو اپنے سلسلے میں پہلے کہا تھا کہ کوئی مجھے مطمئن کر دے کہ 1 لاکھ روپے پر 20% نفع کیسے مل سکتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، پورا اسٹاک ایکسچینج بند ہو جائے گا، بینک خالی ہو جائیں گے، کاروبار لوگ کرنا چھوڑ دیں گے، مارکیٹ ویران، لوگ 2-4% پہ تو کاروبار کرتے ہیں، جی سب یہیں آ کے پیسہ لگا لیں گے. تو جو اس کاروبار کی شکل و صورت ہے نا، ایک ہوتا ہے فقہی طور پر مسئلہ بتانا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مفتی کو اور ایک عالم دین کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو طریقہ ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ جو مجھ سے مسئلہ پوچھ کے جا رہا ہے اس طریقے کو اپنا کر یہ کرے گا کیا. ٹھیک ہے. پس منظر و پیش منظر اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی موٹر سائیکل کی جو اسکیمیں ہیں، میرا یہ مشورہ ہے اس سے دور رہا جائے، ہرگز اس کو اختیار نہ کیا جائے. ہاں اگر کوئی شخص آ جاتا ہے کہ جناب یہ میری شیورٹی ہے، یہ میرے ڈپازٹ فلاں ادارہ اٹھانے کے لیے تیار ہے، ایسی سی پی سے جو ہے نا میں منظور شدہ ہوں اور میری گارنٹی وہاں رکھی ہوئی ہے، میں فراڈ تو کر ہی نہیں سکتا، اب آپ بتائیں کہ مجھے شرعی طریقہ بتا دیں. ہم بالکل بتانے کے لیے تیار ہیں. ایک صاحب آئے تھے ایک کمپنی کے بارے میں پوچھنے، جی بہت تیاری کر آئے تھے. ان کی تیاری کئی اعتبار سے تھی. ایک تو جو میری کتاب ہے جی ایم آئی کے متعلق جو فتویٰ ہے المنح العطائی، وہ انہوں نے پورا پڑھا. پورا پڑھنے کے بعد 7 سے 8 چیزیں انہوں نے نوٹ کی. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ کالم بنایا کہ اس میں یہ پایا جاتا ہے، اس سے ناجائز. دوسرے کالم میں لکھا کہ ہمارے پروڈکٹ میں یہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. یہ پایا جاتا ناجائز، ہمارے پروڈکٹ میں یہ نہیں پایا جاتا. اب وہ لا کے میرے سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے پروڈکٹ میں یہ نہیں پایا جاتا لیکن یہ خرابی تو پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پروڈکٹ پر میں فتویٰ اس وقت دوں گا جب آپ مجھے قانونی دستاویزات لا کے دکھائیں. یہ کمپنی لائسنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے، پبلک میں اس طرح کا کام کرنے کی اس کو اجازت ہے، اور اس کمپنی کا مالک کون ہے. ٹھیک ہے. ہر
6 महीने के बाद इस तरह की कंपनी आती हैं, किसी न किसी नाम 15 से साल हो गए देखते हुए, जी ठीक है, लोगों के अरबों रुपए लेके गायब हो जाती हैं, लोगों को पता नहीं होता कौन मालिक है, ऑनलाइन बुनियादों पर काम कर रही होती है, या जो है ना अपने नई टीम बनाकर सामने लेकर आती है, खुद पेक पर होते हैं जी, खुद पैसा लेके सारा समेट के भाग जाते हैं। वो जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वर्कर टाइप के, वो फंसे रह जाते हैं। तो बहुत सारी मक्कारियाँ हैं इस माशरे के अंदर, इस बात में शक नहीं है। जी मुझे बिल्कुल याद है, ईद के बाद हमारा जो सिलसिला होता है उसमें ये पहली दफ़ा ग़ालिबन आया था सवाल, और आपने यही मोहतात अंदाज पे यही इरशाद फरमाया था, फ़िक़ही हुक्म अलग बयान फरमाया था आपने, और मशवरा जो है वो जुदागाना हैसियत में बयान फरमाया था। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम अब्बास है, मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि हमारी यहाँ शुगर मिल्स हैं और शुगर मिल पे लोग गन्ना वगैरह ट्रॉली पे ले जाते हैं और उसका वहाँ से एक CPR उनको दे दिया जाता है। बिल जो होता है, बिल मिलें जितनी भी हैं वो पेमेंट 15 दिन के बाद और महीने के बाद करती हैं। अगर एक बंदा इन्वेस्टर है, वो कहता है कि मेरे पास वो बिल ले आए और मुझसे नकद पेमेंट ले जाए, लेकिन अगर 2 लाख बनता है तो उसमें से 1,80,000 ले जाए या 90 ले जाए, तो वो जो ऊपर प्रॉफिट है वो जायज है कि नहीं जायज, ये पूछना। ठीक है जी, यानी बाएतबार सवाल बहुत ही अहम सवाल है जी, और आज हमारा मौजू खुद ही बन गया है। हम तो नहीं प्लानिंग कर आए थे कि ये मौजू बनेगा, उस मौजू के एतबार से भी बहुत अच्छा सवाल है। इन्वेस्ट की एक सूरत ये भी है, ये उसको इन्वेस्टर कह रहे हैं जी, ऐसे इन्वेस्टर ट्रक अड्डों पे पाए जाते हैं जी। होता ये है कि ट्रक का जो किराया होता है वो कम तो नहीं होता, 60-70 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख किराया होता है। ट्रक जो है ना वो यहाँ से गया है पेशावर, ठीक है ना, 4 दिन में तो पहुँचा है, ठीक है, तो या पेशावर से कराची आया है। तो अब जो वो लोग होते हैं, एजेंसी वाले होते हैं, वो लोग उनको चेक दे देते हैं, और चेक होता है 4 दिन बाद का जी। अब उनके पास जाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं होते जी। अब वो इसका क्या हल निकालते हैं कि जो दूसरे लोग हैं पैसे लेके बैठे होते हैं, ठीक है, कि हमसे कैश ले लो जी, आपका जो ये चेक है या आपकी जो बिल्टी है जी, वो 1 लाख रुपए की है, 95 रुपये हमसे ले जाओ कैश। सही। अब वो फिर क्या करेंगे कि जो जिस तारीख का चेक होगा उस तारीख को जाएंगे, जमा करा देंगे और यूं रिप्लेस हो जाएगा। अब इस मसले का नाम कुतुब के अंदर है मसलातुद्दैन बिद्दैन, दैन बिदैन, कर्ज को कर्ज के बदले बेचना, ठीक है। अब इसके अंदर सूरत क्या पाई जा रही है कि एक तरफ से तो रुपया है जी, रुपया है, ठीक है, दूसरी तरफ से क्या है, बिल है, कागज है, वो भी रुपया है, ठीक है, करेंसी है, वो भी करेंसी है, ठीक है। तो रुपया दिया जी, 1 लाख रुपया जी, और रुपया ही लिया, ठीक है, कम जी, लेकिन फौरी तौर पर नहीं लिया। ठीक है, तो जब कागज के बदले खरीदो फरोख्त होगी, रुपया कागज है, करेंसी की करेंसी हो, जिन्स एक हो गई, ठीक है, लेकिन चूंकि कदर नहीं पाई जाती तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर हाथों हाथ हो जाता जी, तो इजाफा हो सकता था, इजाफा जायज होता, ठीक है, लेकिन यह है उधार, ठीक है, दूसरा जो मुआवजा मिलेगा वो उधार मिलेगा। ठीक है, तो रुपया बेचा और रुपए के बदले बेचा, कमी ज्यादती के साथ बेचा, उधार बेचा, ये खालिसतन सूद की सूरत है, ठीक, ये जायज नहीं है। ठीक है। एक कॉल और दीजिए। रिजवान अत्तारी सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल अर्ज है कि कुछ लोगों के पास बसा औकात पैसे कम होते हैं, जैसे 60-70 हज़ार रुपए, तो अब वो उन पैसों से कोई बिजनेस वगैरह तो शुरू नहीं कर सकते, लेकिन प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीद कर रख लेते हैं कि शायद इस प्राइस बॉन्ड की वजह से उनका कोई इनाम वगैरह निकल आए, तो ऐसा करना कैसा? प्रीमियम बॉन्ड जो है 40,000 रुपये का, वो सूदी बॉन्ड है। इसके अलावा जो प्राइस बॉन्ड है वो जायज़ है, उसका ख़रीदना बेचना जायज़ है, उस पर जो नफ़ा निकलेगा वो भी हलाल होगा, इनाम भी जायज़ है जी। ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त दौरानिया जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है और आपसे इजाज़त चाहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि